नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 7, जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इससे पहले हम लोग इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, उनमें से है पोषण और परिवहन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। तो जो इससे पहले हम लोग इस अध्याय को आगे पढ़ाना प्रारंभ करें, आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। ऊपर में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, ये पोषण जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया था उससे संबंधित वीडियो का लिंक है, और इसको प्रेस करके आप लोग पोषण का जो अध्याय था उसको देख सकते हैं। पोषण से संबंधित हमारे 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिनको क्लिक करके आप पोषण जो चैप्टर था उसको और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं श्वसन के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि जो श्वसन होती है वो हमारे शरीर में होने वाली एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तथा जो हानिकारक वायु हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, उसको श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर किया जाता है। आपकी पुस्तक में लिखा है, सभी सजीवों चाहे पौधे हो या जंतु, श्वसन एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया चलती रहती है। पेड़ पौधों के अंदर ये जो श्वसन की क्रिया है वो रंध्र और नलियों के माध्यम से संपन्न होती है। पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को जो है शरीर से निष्कासित किया जाता है। उसी प्रकार से जंतुओं में ये प्रक्रिया गलफड़े, त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से होती है। जंतुओं में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है तथा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 फेफड़े और श्वसन संबंधित नलियों के जरिए गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन जो प्रक्रिया होती है, आप लोग जान गए कि गैसीय आदान प्रदान की क्रिया को श्वसन कहते हैं, और इसमें जो है गैसीय पदार्थों के आदान प्रदान तथा उनके उपयोग के आधार पर इस प्रक्रिया को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वह है पहला भाग क्या है, श्वासोच्छ्वास, जिसमें क्या कहते हैं, वायु को ग्रहण किया जाता है तथा वायु को शरीर के बाहर किया जाता है। वायु श्वासोच्छ्वास की परिभाषा आपको सामने दिखाई दे रही होगी। तो जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो प्रक्रिया है वो यांत्रिक होती है, यानी कि अबाध रूप से सदैव ही चलती रहती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में वायुमंडल की शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। आपको सामने श्वासोच्छ्वास की जो परिभाषा है वो लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, और ये जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है उसमें जो है कुछ अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इन अंगों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं श्वसन के सहायक अंग, ठीक है, और दूसरे हैं श्वसन के मुख्य अंग। श्वसन के जो सहायक अंग हैं उनके नाम आपको सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है बाह्य नासारंध्र, फिर है नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर वायुनाल, कंठ या स्वरयंत्र, और उसके पश्चात श्वास नली। उसी प्रकार से मुख्य श्वसन अंग में आता है फेफड़ा। इन सभी अंगों के माध्यम से गैसीय आदान प्रदान हमारे शरीर में किया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारे यांत्रिक विधि यानी श्वासोच्छ्वास के जो है क्रिया है तथा उसमें भाग लेने वाले अंग हैं। उसी प्रकार से जब वायु हमारे कोशिकीय स्तर तक पहुंच जाती है तो वहां पर जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। आइए जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन की, उसका भी हम लोग यहाँ पर परिभाषा को देख लेते हैं। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर परिभाषा श्वसन की लिखी दिखाई दे रही होगी। इस श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन युक्त वायु कोशिका में पहुंचती है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण
किया जाता है। तो यही जो है इसकी परिभाषा को आप ऐसे लिख सकते हैं, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और ग्लूकोज में बंधी ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है, जिसे कोशिका के जिसको जो है कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो स्तरों पर होती है। एक होता है गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया और दूसरा होता है कोशिकीय स्तर का श्वसन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जो श्वसन के अंग होते हैं, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जो श्वसन के अंग होते हैं उनके समूह को हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उन अंगों के क्या क्या कार्य होते हैं उसको हम इस चित्र में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया है कि श्वसन तंत्र के अंगों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सहायक श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग वे समस्त अंग जो गैसीय विनिमय में भाग तो नहीं लेते, गैसों के आदान प्रदान में भाग तो नहीं लेते, लेकिन ऑक्सीजन युक्त वायु को बाहर से फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से निकालने में सहायता करते हैं। ये सहायक अंग श्वसन अंग कहलाते हैं। वे अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला होता है बाह्य नासारंध्र। बाह्य नासारंध्र यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे नाक का अगला भाग होता है यहाँ पर दो छिद्र पाए जाते हैं, इस स्थान पर ऐसे दो छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बाह्य नासारंध्र। इन्हीं के द्वारा जो है जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है उसको ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर के बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ये दो नासा छिद्रों के रूप में हमारी जो मुख होता है उसके ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। दोनों नासारंध्रों के बीच में एक पट होता है। ये जो बाह्य नासारंध्र होते हैं इनके बीच में एक ऐसे पट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग नासापट के नाम से जानते हैं। नासापट नासा गुहा को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये कुछ ऐसा, यहाँ पर दो नासा छिद्र हैं और यहाँ बीच में एक नासापट पाया जा रहा है। ये बीच में जो है उपास्थि की बनी हुई पट्टी है जिसको कहते हैं नासापट। ठीक है, इस नासापट के कारण ये जो नासारंध्र है वो दो अलग अलग मार्गों का निर्माण करते हैं जिन्हें नासापथ या नासा मार्ग कहते हैं। ठीक, नासापथ का पिछला भाग एक टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार नासा मार्ग कहलाता है। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से नासापथ शुरू हो जाता है दो भागों में बढ़ता हुआ। तो पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार है। इस भाग में नासा मार्ग अस्थियां नासा गुहा को सकरा व टेढ़ा मेढ़ा बनाती है। यहाँ पर कुछ नासा मार्ग अस्थियां पाई जाती हैं जो कि नासा मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार बनाती हैं। नासा वैषम, वैषम का अर्थ यह है, यहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा होगा, है ना, तो ये नासा वैषम कहलाता है। श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढका रहता है। ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये दो पटों में बटा हुआ है। यहाँ पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मा झिल्ली, ये श्लेष्मा झिल्ली का क्या कार्य करती है, इससे लगातार श्लेष्मा का स्त्राव होता रहता है, श्लेष्मा इसमें से निकलता रहता है जिसके कारण ये नासा मार्ग चिपचिपा और नम बना रहता है। जब बाहर से हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं नासा के अंदर तो यहाँ पर जो धूल मिट्टी के कण आदि है वो इससे चिपक जाते हैं और वायु स्वच्छ होकर जो है फेफड़ों के अंदर जाती है। साथ ही यहाँ पर कुछ रोम भी पाए जाते हैं। रोम यानी बाल के समान संरचनाएं जो बाहर से आने वाली गंदगी, धूल मिट्टी और बड़े कणों को रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रसनी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नासा वैषम मतलब नासा मार्ग और नासा वैषम आगे जाते जाते सक्रिय होते जाते हैं और फिर एक बड़ी नलिका में खुलते हैं जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ये जो ग्रसनी होती है ये ऐसे कीप के समान रचना होती है और इसमें मुख गुहा है ना, मुख गुहा का भाग भी इसमें खुलता है। आगे चल के इसमें आहार नली भी खुलती है और श्वास नली भी खुलती है। ग्रसनी आगे चल के दो भागों में विभक्त हो जाती है, ऊपर से नासा मार्ग से और यहाँ से मुख के कुछ भाग से ये ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या आके जुड़ता है आपका, एक तो आहार नली और दूसरा श्वास नली। आहार नली और श्वास नली से दोनों से ग्रसनी जुड़ी रहती है। इसीलिए हम लोग मुंह और
नाक दोनों के द्वारा सांस जो है ले सकते हैं। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली के अंदर ना चला जाए, भोजन श्वास नली के अंदर ना चला जाए, इसलिए ग्रसनी के जो श्वास नली वाला भाग है वहाँ पर एक ऐसा पेशीय पट पाया जाता है। ये कैसा है? पेशीय पट है, पेशीय पट। ठीक है, इस पेशीय पट का नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, या जिसे घाटी द्वार भी कहते हैं। इस घाटी द्वार के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय श्वास नली को ढक दिया जाता है और जो भोजन होता है वो हमारी श्वास नली में नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है? आहार नली में ही जाता है। या आहार नली के अंदर ही जाता है भोजन, श्वास नली के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं या कोई चीज़ को बहुत एकाएक खाते हैं तो जो पेशीय पट है वो बंद नहीं हो पाता है और भोजन कभी कभी हमारी श्वास नली में चला जाता है। तब हमको खांसी, खकार, ठसका लगने जैसी क्रियाएं होती है। यह इसलिए होता है, यहाँ पर जो हमारी श्वास नली है इसमें संकुचन होता है। ऐसे श्वास नली की दीवारें अंदर की ओर दबती हैं और भोजन जो है बाहर की ओर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो हमारा मुख मार्ग होता है और नासा मार्ग होता है, इन दोनों में आपस में संबंध होता है। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि श्वास नली के नीचे ही आहार नली स्थित है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ग्रसनी के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये नासा मार्ग जब ग्रसनी से आकर जुड़ जाता है उसके पश्चात आगे यह एक वायुनाल में खुलता है। वायुनाल 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग जो है ये वाला भाग। ठीक, ये क्या है? हमारा वायुनाल है। ये क्या है? वायुनाल। ठीक, ये वायुनाल कितनी लंबी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका व्यास 1.5 से 2.5 के लगभग होता है। ये दो भागों में बटी हुई होती है, कंठ या स्वर यंत्र। इसका सबसे पहला भाग, यहाँ पर आपको बॉक्स के समान एक रचना दिख रही होगी, एक बार फिर से चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो है पूरा क्या है? हमारे वायुनाल है। ये वायुनाल का जो अगला भाग है इसको हम कहते हैं कंठ। इसको क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। ये कंठ जो है इसको स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बक्सेनुमा भाग होता है और उपास्थि का बना होता है। 3 प्लेटों से जुड़कर इसको बनाया जाता है। उपास्थि की 3 प्रकार की प्लेटें जो है इसमें जुड़ी हुई होती हैं और इसके अंदर 2 जोड़ी वाक रज्जु पाए जाते हैं, मतलब धागे के समान बनी हुई कोशिकीय रचना होती है। इन वाक रज्जुओं में कंपन होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि मुख फेफड़ों से जो है वायु बाहर की ओर तीव्रता से आती है, तो ये वाक रज्जुओं में कंपन होता है उस समय, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हमारे शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी रक्षा करने के लिए कुछ उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ उपास्थियाँ पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो गला होता है उसमें ऐसे उभार बन जाता है, यहाँ पर ऐसे उभर जाता है। ठीक है, तो ये जो है जो हमारे वाक कंठ का जो उपास्थि है वो उभर कर आगे की ओर आ जाती है। इसी को हम लोग टेटुआ या एडम सेप्पर के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हमारी श्वास नली आगे की ओर बढ़ती है मतलब जो वायुनाल है वो आगे की ओर बढ़ती है और इसको जो है हम लोग श्वास नली कहते हैं। यह गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। इसका कुछ भाग वक्षगुहा में पहुंचता है, यहाँ अंदर तक वक्षगुहा के अंदर पहुंच जाता है इसका कुछ भाग। इसकी दीवार पतली और लचीली होती है और उसमें सी आकार की उपास्थियाँ होती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके चारों ओर रिंग के समान कुछ ऐसे, यहाँ रिंग के समान छल्ले जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं श्वास नली के चारों ओर। ठीक है, तो ये उपास्थियाँ हैं जो कि इस श्वास नली को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं तथा जब इसमें वायु नहीं भरी होती है श्वास नली के अंदर उस समय इसको चिपकने नहीं देती हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नम है। अगर यह एक बार श्वास नली चिपक जाती है तो फिर क्या कहते हैं, वायु को अंदर जाने के लिए अत्यधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है या वायु मार्ग अवरुद्ध भी हो सकता है। तो जो उपास्थियाँ होती हैं जो कि श्वास नली के चारों ओर छल्लों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, वो उसको जब श्वास नली में वायु ना हो उस समय इसको चिपकने से रोकती हैं।
श्वास नली आगे चल के वक्ष गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि श्वास नली जब आगे बढ़ती है तो यहाँ वक्ष गुहा के अंदर ऐसे 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और दोनों साइड के फेफड़े, दाएं और बाएं फेफड़े में जो है यह अंदर की ओर जाती है और इन शाखाओं को और छोटी श्वसनिकाओं में बांटा जाता है ना। ये जो श्वास नली की शाखाएं होती हैं वो आगे चल के ऐसे छोटी श्वास नलियों यानी जिनको हम श्वसनिकाएं भी कह सकते हैं उसमें बढ़ जाती हैं और फिर ये श्वसनिकाएं आगे जाकर वायु कोशों में समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये श्वसनिकाएं इस प्रकार से, ये देखिए, ये श्वास नली यहाँ आई और श्वसनिका में बटी और ये श्वसनिका आगे चल के ऐसे गुब्बारे के समान छोटे छोटे उभार, जिनको हम कूपिका या वायु कूपिका के नाम से भी जानते हैं या वायु कोश भी कहते हैं, उनमें जो है बढ़ जाती हैं। इसके चारों ओर धमनी और सिराओं का जाल होता है, केशिकाओं का जाल होता है, ठीक है। तो इन केशिकाओं की जाल से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर आदान प्रदान होता है। यहाँ पे आपको धमनी सिराओं का ऐसे जाल बिछा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, धमनी और सिरा, ठीक। तो इस प्रकार से वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा श्वसन तंत्र है ना, उसमें जो वायु कूपिकाएं हैं उसका अंतिम पड़ाव जो यहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होता है, उसको अगर हम लोग तमाम क्षेत्रफल को फैलाएं यानी उसकी पूरी सतह को फैला दें तो वो कुल 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल को ढक लेती है। यानी एक बड़े क्षेत्रफल को यहाँ पर वायु कूपिकाएं प्रदान करती हैं गैसीय आदान प्रदान के लिए। यह संरचनाएं गैसीय आदान प्रदान के लिए विस्तृत क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। फेफड़ों में हवा और रक्त की केशिकाओं के बीच यह सतह अत्यंत ही महीन है, अतः हृदय में जाने वाला रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। हमारे शरीर का यह सबसे दुर्बल हिस्सा होता है। किसी संक्रमण से धूल मिट्टी आदि से फेफड़ों में आसानी से रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि जो फेफड़े होते हैं, है ना, वो अत्यंत ही दुर्बल भाग होते हैं हमारे शरीर का। अब आइए हम लोग देखते हैं मुख्य श्वसन अंग यानी फेफड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इस प्रकार से हमने सहायक श्वसन अंगों के बारे में जान लिया है। अब हम देखते हैं हमारे मुख्य श्वसन अंग के बारे में। मनुष्य के 2 फेफड़े या फुफ्फुस जो कि हमारे मुख्य श्वसन अंग हैं, वो हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा का अधिकांश भाग घेरते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोनों फेफड़े जो है कहाँ हैं, हृदय के दाएं बाएं ओर स्थित हैं। ये मध्य भाग में आपको हृदय दिखाई दे रहा होगा और ये जो है हमारे दोनों फेफड़े हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक गुहा होती है जिसे प्लूरल या फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं इसको, या फुफ्फुसीय गुहा भी कहते हैं। यहाँ पर आपको चारों ओर जो है ये पसलियों से और डायफ्राम से घिरी हुई जो है एक गुफा के बॉक्स के समान संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक है। प्रत्येक फुफ्फुस शंक्वाकार हल्की गुलाबी रंग की स्पंजी और लचीली रचना होता है। ये जो एक फुफ्फुस यानी कि एक फेफड़ा होता है वो कैसे आकार का होता है, शंक्वाकार होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, स्पंजी होता है वायु कूपिकाओं के कारण और लचीला होता है। ये श्वास नलियों, श्वसनियों, श्वसनिकाओं तथा वायु कोशों से निर्मित होता है। श्वास नली यहाँ पर आती है, फिर वो किस में आगे परिवर्तित होती है, श्वसनियाँ और बारीक श्वास नलियों में परिवर्तित होती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं, और वो जो है आगे जाकर वायु कोशों में यानी कि कूपिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो वायु कूपिकाएं होती है इनके चारों ओर रुधिर का जाल फैला हुआ होता है, ठीक है। वायु कोशों की अधिकांश संख्या में होने के कारण मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान की सतह लगभग 100 वर्ग मीटर की हो जाती है। ये जो छोटे से बॉक्स के समान आकार में आपको 2 जोड़ी फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, इनकी वायु कूपिकाओं का अगर कुल क्षेत्रफल देखें हम लोग तो कितना हो जाता है, लगभग 100 वर्ग मीटर के आसपास हो जाता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए ये जो दाहिना फेफड़ा है, दायां है ना, और ये बायां, ठीक है। तो बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि यहीं पर जो है आमाशय की उपस्थिति और बाईं ओर जो है दिल का झुकाव है ना, हृदय का झुकाव किस ओर होता है, बाईं ओर अधिक होता है। बाएं भाग में हृदय स्थित होता है तथा इधर ही क्या होता है, बाईं ओर हमारे जो आहार नाल है उसका आमाशय भी स्थित होता है। इस कारण जो है
दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। जो दाहिना फेफड़ा होता है ये अधूरी खांचों के द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है। यहाँ पर आपको ऐसे 3 लाइनिंग दिख रही होगी। ये 3 खांचे होती हैं जिनके कारण यह 3 पिंडों से मिलकर बना होता है। और जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों से जो बायां फेफड़ा होता है वो अधूरी खांचों के द्वारा जो है 2 पिंडों से मिलकर बना होता है और दायां फेफड़ा 3 पिंडों से मिलकर बना होता है। फेफड़ों की बाहरी सतह सपाट तथा चिकनी होती है। यहाँ पर प्यूरल झिल्ली एक पाई जाती है प्यूरल कैविटी में बंद फेफड़ों में, उसको क्या कहते हैं, वो जो प्यूरल झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, वो एकदम सपाट और चिकनी होती है। फेफड़ों की भीतरी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्पंजी और वायु कोशों में बटी रहती है ना। यहाँ पर देखिए कैसे दिख रहा है आपको, ये वायु कोशों वाला भाग किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा होगा। प्रत्येक वायु कोश अति महीन झिल्ली की तरह भित्ति से बना होता है। यह भित्ति चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी बाहरी सतह है वायु कोशों की, उसके चारों ओर धमनी और सिरा की जो है कोशिकाएं हैं उनका जाल फैला हुआ है। यह जाल फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त शाखान्वित होने से बनता है। बाद में इस जाल की सभी कोशिकाएं होती हैं मिलकर मोटी रुधिर वाहिनियां बनाती हैं जो कि अंत में फुफ्फुस सिरा में निर्मित होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी की सहायता से कोशिकीय यहाँ जो वायु कूपिकाएं हैं उनमें गैसीय आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, अब आइए आप देखते हैं आगे इसके बारे में। तो इस प्रकार से वायु कूपिकाओं में गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है। अब देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वह एक यांत्रिक क्रिया है ना। पहले बताया है कि श्वसन मुख्य रूप से 2 क्रियाओं से मिलकर बना है, एक है श्वासोच्छ्वास और दूसरा है कोशिकीय श्वसन। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन का अर्थ यहाँ पर श्वासोच्छ्वास से ही लगाया जाता है। इसका अर्थ है वायु को फेफड़ों में भरना और वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना। ये जो क्रिया होती है वो 2 क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। पहला है निःश्वसन। निःश्वसन द्वारा जो है फेफड़ों को वायु को ग्रहण करना होता है, और दूसरा है निःश्वसन, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों में भरी होती है उनको फेफड़ों से बाहर निकालना। तो निःश्वसन और निःश्वसन अर्थात इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, इन दोनों के द्वारा जो है श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है संपन्न होती है। इस क्रिया में 2 क्रमिक, ये जो दोनों क्रियाएं होती हैं उनमें 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें वक्ष गुहा फैलती है और जो शुद्ध वायु होती है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। दूसरा है वक्ष गुहा सिकुड़ती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर निःश्वसन। इससे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि निःश्वसन में और निःश्वसन में, है ना, निःश्वसन और निःश्वसन दोनों में भाग लेने वाले जो कुछ विशिष्ट अंग हैं उनके बारे में यहाँ पर जानना आवश्यक है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा प्यूरल कैविटी का, यानी वक्ष गुहा का। वक्ष गुहा में आपकी जो पसलियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको पसलियाँ दिख रही होंगी, है ना। इन पसलियों से 2 प्रकार की पेशियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग इंटरकॉस्टल पेशी। इंटरकॉस्टल पेशी, ठीक है। ये इंटरकॉस्टल पेशी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बाह्य इंटरकॉस्टल पेशी जो पसलियों को बाहर की ओर खींचती है जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, और दूसरी होती है अंतः इंटरकॉस्टल पेशी जो पसलियों को अंदर की ओर खींचती है जिसके कारण जो फेफड़ों की प्यूरल कैविटी है ना, प्यूरल गुहा, उसका आयतन जो है कम होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त होती है उदर पेशियाँ। उदर पेशियाँ जहाँ पर ये जो डायफ्राम है इसके नीचे आपको उदर गुहा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डायफ्राम के नीचे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर डायफ्राम है, उसके नीचे आपको उदर गुहा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ डायफ्राम की पेशियाँ होती हैं और उदर गुहा की पेशियाँ होती हैं। जब जो डायफ्राम की पेशियाँ होती हैं उनमें जब स्थिलन होता है ना, तो उदर गुहा की पेशियाँ सिकुड़ती हैं, उनमें संकुचन हो जाता है। और जब उदर गुहा की पेशियों में
स्थिलन होता है तो डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं। ये जो है दोनों में विपरीत क्रिया क्रमशः चलती है, जिसके कारण जो हमारी प्यूरल कैविटी है यानी वक्ष गुहा, उसका आयतन घटता और बढ़ता है। अब आइए जो है हम लोग इस क्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से इंस्पिरेशन यानी निःश्वसन और एक्सपीरेशन यानी निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले निःश्वसन, इस क्रिया में जो है शुद्ध वायु को फेफड़ों में भरा जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया कैसे संपन्न होती है? श्वसन केंद्र से आने वाले उद्दीपन के कारण पहले बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियां संकुचित होती हैं। अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो है पसलियों से जुड़ी हुई कुछ पेशियां होती हैं जो दो प्रकार की होती है, बाह्य इंटरकॉस्टल और अंतर इंटरकॉस्टल, है ना। तो जो बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियां होती है वो संकुचित होती हैं, अर्थात अगर जो पेशी की लंबाई है मान लो 2 सेंटीमीटर है तो वो सिकुड़ के 1.5 सेंटीमीटर रह जाती है, यानी संकुचन होने है, मतलब जो उसकी लंबाई है उसमें कमी आती है। तो जब ये इंटरकॉस्टल पेशियां संकुचित होती हैं तो पसलियां जो है आगे की ओर और बाहर की ओर, है आगे यानी ऊपर की ओर और बाहर की ओर फैल जाती हैं, जिसके कारण जो आपका वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। साथ ही एक क्रिया और होती है डायफ्राम की अरी पेशियां। अभी बताया था डायफ्राम की पेशियां भी इसमें सम्मिलित होती है। अरी यानी डायफ्राम के यहाँ किनारे किनारे में, है ना। जो डायफ्राम की अरी पेशियां होती हैं उनमें भी संकुचन होता है और उदर गुहा की पेशियां स्थिरन होता है। यहाँ पे उदर गुहा की पेशियां स्थिरन होती है तो उदर गुहा का जो आयतन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होता है तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो बीच का भाग है यानी वक्ष गुहा, इसको ज़्यादा जगह मिल जाती है फैलने के लिए। ठीक है, तो वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है। इस कारण प्यूरल गुहा और फेफड़े भी फैल जाते हैं। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो प्यूरल कैविटी भी फैल जाती है और फेफड़े भी फैल जाते हैं। फेफड़ों के फैलने से अंदर का वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायु की जो मात्रा होती है उस समय जैसे ही फेफड़े फैलते हैं उस समय वायु की मात्रा कम होती है, तो वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो बाहर की वायु है ना, वायु क्या होती है हमेशा अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है, तो बाहर की वायु जो है बाहर से अधिक दाब हो जाता है और फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, तो बाहर की वायु नासा छिद्र और श्वास नाल से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्रमशः इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन, है ना, डायफ्राम की अरी पेशियों के संकुचन और उदर गुहा की पेशियों के स्थिलन। एक बार फिर से याद रखिएगा क्या क्या होता है। जो इंटरकॉस्टल पेशियां यहाँ पर पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं उनमें क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण जो पसलियां होती हैं वो फैल जाती हैं, है ना। डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन, अरी पेशियों में संकुचन होता है ना, और उदर गुहा की पेशियों में स्थिलन होता है, यानी कि वो फैलती हैं उदर गुहा की पेशियां। इसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर जो हमारी वक्ष गुहा है और प्यूरल कैविटी है दोनों का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और उनके कारण फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है। आयतन बढ़ने के कारण जगह बढ़ जाती है, तो जो अंदर की वायु होती है उसकी मात्रा उस समय कम होती है ना, तो वायुदाब कम हो जाता है कम वायु के कारण, और जो बाहर की वायु होती है कम वायुदाब से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर आ जाती है, यानी बाहर से जो सांस होती है वो कहाँ जाती है, फेफड़ों की ओर जाती है। इस समय जो शुद्ध वायु का परिवहन है वो निम्नलिखित पथ में होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले वायु कहाँ आती है, नासा छिद्र में, फिर श्वास नाल में और फिर फेफड़ों में भरती है। तो ये हमारा जो है निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन की प्रक्रिया हो गई। अब इसी की विपरीत प्रक्रिया होती है निःश्वसन की। इसको जो है निःश्वसन की प्रक्रिया को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो क्रिया निःश्वसन में हुई है उसका जस्ट यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसे उच्छ्वासन भी कहते हैं। निःश्वसन की क्रिया में फेफड़ों की वायु बाहर निकाली जाती है। इस प्रक्रिया में इंटरकॉस्टल पेशियां मस्तिष्क से उद्दीपन प्राप्त करके संकुचित होती है। मस्तिष्क का संकेत आता है इंटरकॉस्टल पेशियों को, उसके कारण जो है इंटरकॉस्टल पेशियां जो यहाँ पे किससे जुड़ी हैं, पसलियों से जुड़ी हुई हैं, उनमें संकुचन हो जाता है। कौन सी इंटरकॉस्टल पेशियों में संकुचन होता है, अंतर इंटरकॉस्टल पेशियों में, है ना। दो प्रकार की इंटरकॉस्टल पेशियां हैं, बाह्य इंटरकॉस्टल और अंतर इंटरकॉस्टल। पहले किसमें संकुचन हुआ था, बाह्य इंटरकॉस्टल में, अब संकुचन किसमें हो रहा है, अंतर इंटरकॉस्टल में। तो ये इसको अंदर की ओर खींचती है पसलियों को। ठीक है, जिसके कारण जो है जो यहाँ पर वक्ष गुहा है उसका आयतन कम होता है, अंदर की ओर दब जाती है पेशियां, थोड़ी खिसक के पसलियां अंदर की ओर आ जाती है ना, दबाव के कारण। उसके बाद
डायफ्राम की पेशियों में स्थिलन आ जाता है। यहाँ जो डायफ्राम की अरी पेशियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं, है ना। और जो उदर गुहा की पेशियां हैं उनमें संकुचन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, जो निःश्वसन था जहाँ पर इंस्पिरेशन अर्थात वहाँ पर क्या हो रहा था, जो डायफ्राम था वो नीचे की ओर दब रहा था, है ना, नीचे की ओर झुक रहा था उधर की ओर। और जो निःश्वसन है यानी निःश्वसन अर्थात एक्सपीरेशन, उसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जो वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और इसके कारण फेफड़ों का आयतन भी कम हो जाता है, और फेफड़ों में कम आयतन में ज़्यादा वायु हो जाती है ना फेफड़ों के अंदर, तो वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वायु दाब बढ़ जाता है तो फिर वही क्रिया होती है, वायु क्या होती है, अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर यानी अंदर से फेफड़ों से बाहर की ओर आ जाती है। इस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है इसके परिवहन का पथ जो है निःश्वसन से उल्टा हो जाता है, यानी फेफड़ों से वायु कहाँ जाती है, श्वास नाल में, और फिर श्वास नाल से नासा छिद्र से होती हुई फेफड़ों के बाहर आ जाती है। इस प्रकार से श्वास की क्रिया हमारे शरीर के अंदर में पूर्ण होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कोशिकीय स्तर पर श्वसन होता है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।